हेलो एवरीवन, शिखर आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ये एमसीक्यूज जीएस से हैं। हम एक एक करते हुए एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए चलेंगे। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और जरूरी फैक्ट्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। जो फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपको गलत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, आपातकाल को हर 6 महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी ऑप्शन है, आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। और डी ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपातकाल के निरसन को संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन है नेशनल इमरजेंसी से। तो पहले हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद दोबारा से ऑप्शन में आएंगे और फिर जाके चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 में डिफाइन की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको 3 आधारों पर घोषित किया जा सकता है, ये बताया गया है। वो 3 आधार क्या है? पहला आधार है ड्यू टू वॉर यानी युद्ध, और सेकेंड आधार है एक्सटर्नल एग्रेशन बाह्य आक्रमण, और तीसरा आधार है आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह। यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो केवल 3 कंडीशन से ही लागू हो सकता है, यानी कि युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। इन्हीं 3 कारणों से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। नहीं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, अब जो राष्ट्रपति हैं क्या वो अपने मन से ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी कर सकते हैं जब जो कैबिनेट है, जो मंत्रिपरिषद है, उसकी लिखित सिफारिश दी गई हो। यानी अगर कैबिनेट लिखित सिफारिश में ये बोल देता है कि इन 3 आधारों पर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या रिबेलियन के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाना अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट था, पहला ऑप्शन था इसमें कि राष्ट्रपति कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। देखिए, जब एक बार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो ऐसी उद्घोषणा को राष्ट्रपति की उद्घोषणा के तुरंत 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी से ऐसी उद्घोषणा पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं हो पाएगी तो राष्ट्रीय आपातकाल वहीं पर को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकार कर लिया है तो राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक लागू रहेगी। ठीक है, तो एक बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, उसके 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति दोनों सदनों से मिल जाती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक लागू रहता है। और अगर 6 महीने से आगे भी राष्ट्रीय आपातकाल को ले जाना है तो संसद से दोबारा से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दोबारा से स्वीकृति करानी पड़ेगी, वो भी विशेष बहुमत से स्वीकृति करानी पड़ेगी, तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड होगा। तो ऐसे करते हुए 6-6 महीने करते हुए जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो इनडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितने मैक्सिमम टाइम तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी से संसद में पास होना चाहिए। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि सदन में जितने भी लोग हैं उनकी मेजोरिटी है, यानी कि सदन में अगर टोटल जितने भी लोग हैं 50% से अधिक लोग प्रेजेंट होने चाहिए, और जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उनका 2/3 बहुमत। ठीक है, यानी कि 50% से अधिक तो प्रेजेंट होने जरूरी है, और उसके बाद जितने भी प्रेजेंट है उनका 2/3 बहुमत, ये कहलाता है विशेष बहुमत। यानी इस तरीके का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा है आपातकाल को हर 6 महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी करेक्ट है।
यानी कि हर 6 महीने के बाद संसद की मंजूरी के साथ इसे इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी ऑप्शन कहता है कि आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अभी हमने बोला कि विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है सिंपल मेजोरिटी। तो सी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, गलत है। डी ऑप्शन क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के निरसन को संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लागू होता है ये आपने समझ लिया, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है, इसको समाप्त करने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका यह है कि राष्ट्रपति पश्चातवर्ती उद्घोषणा कर दें, यानी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन कर दें, यानी राष्ट्रपति ये बोल दें कि अब राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाता है। और अगर ऐसा राष्ट्रपति बोल देते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है। देखिए, यदि राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के कहने के अनुसार समाप्त नहीं हो रहा है, तो अगर लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं साधारण बहुमत से ये पारित कर दें कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त हो जाना चाहिए, तो राष्ट्रीय आपातकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर राष्ट्रपति पश्चातवर्ती उद्घोषणा यानी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन द्वारा ये कह देते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाता है, और अगर बाई चांस सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति नहीं करते हैं, तो यदि लोकसभा अपने साधारण बहुमत से ये बोल देती है कि अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो समाप्त हो जाना चाहिए, तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को निरसन को संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अगर सीधे बोल देंगे कि हट जाएगा तो संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, तो अगर आपको आंसर पता होगा तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये बेसिक आंसर है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। देखिए, जो रिवर नर्मदा है वो अमरकंटक हिल से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है और मैकाल रेंज में पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि नर्मदा एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और अधिकतर आपने देखा होगा कि पेनिनसुलर रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी की ओर को जाती हैं। लेकिन नर्मदा एक ऐसी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि अरेबियन सी की ओर को जाती है। अब जो नर्मदा रिवर है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में एक रिफ्ट वैली है, उसके जरिए जाती है। ठीक है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वेस्ट फ्लोइंग होने के पीछे इसके रीजन ये है कि इसे स्लोप रिफ्ट के जरिए मिल पाता है। वेस्ट की ओर जो स्लोप है इसे रिफ्ट के जरिए यानी कि भ्रंश के जरिए मिल पाता है, और ये सतपुड़ा और विंध्या के जो भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है, उसके थ्रू बहती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो नर्मदा है और नर्मदा के जस्ट नीचे जो रिवर है वो ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती पेनिसुलर इंडिया के ऐसी रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। जो नर्मदा रिवर है उसका भ्रंश विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बनता है, और जो ताप्ती है उसका भ्रंश सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये दोनों ही रिवर भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और अरेबियन सी की ओर गिरती हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आप याद रखिए कि अमरकंटक से केवल नर्मदा ही रिवर नहीं निकलती, बल्कि सोन रिवर भी निकलती है। नर्मदा तो वेस्ट फ्लो करते हुए अरेबियन सी की ओर चले जाती है, लेकिन सोन रिवर ये नॉर्थ फ्लो करती है, उत्तर की ओर फ्लो करती है और गंगा में मिल जाती है। तो सोन रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर साउथ से आने वाली कौन सी ऐसी सबसे बड़ी रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो साउथ से सोन रिवर है जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा अगर देखे जाए तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना है, लेकिन यमुना तो नॉर्थ से ही आती है, यमुनोत्री से आती है। तो साउथ से आने वाली गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सोन है। ठीक है, सोन का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो कहाँ है? अमरकंटक ही है। और अमरकंटक किस रेंज में आता है? मैकाल रेंज में आता है। तो मैकाल रेंज के अमरकंटक से दो रिवर निकलती हैं, एक नर्मदा है और दूसरी सोन है। ठीक है, अब देखिए जो मैकाल हिल्स है उसमें से दो रिवर के बारे में आपने देख लिया, नर्मदा रिवर और सोन रिवर। लेकिन मैकाल हिल्स से एक रिवर और है जो निकलती है, जिसका नाम है महानदी। ठीक है, तो महानदी मैकाल रेंज से निकलती है, लेकिन महानदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। अमरकंटक से दो रिवर निकलती हैं और मैकाल हिल्स से तीन रिवर निकलती हैं, और मैकाल हिल्स में अमरकंटक है। ठीक है, और मैकाल हिल्स के
एक छत्तीसगढ़ में जगह पड़ती है सिहावा माउंटेन। छत्तीसगढ़ के सिहावा माउंटेन से महानदी का उद्गम होता है और महानदी ईस्ट की ओर फ्लो करती है और उड़ीसा की ओर जाती है और बाद में बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, और महानदी उड़ीसा में जब जाती है तो उड़ीसा में एक बहुत बड़ा डैम बनाती है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। आप जानते होंगे कि हीराकुंड डैम सब द लॉन्गेस्ट डैम है, इंडिया का सबसे लंबा डैम है, जो कि लगभग 26 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और इसमें 2 ऑब्जर्वेशन टावर्स भी हैं, गांधी मीनार और नेहरू मीनार। तो अब हमने 3 रिवर्स के बारे में देखा, नर्मदा रिवर, सोन रिवर और महानदी रिवर। लेकिन हमारे ऑप्शन में 2 रिवर और हैं, एक है दामोदर और दूसरी है ताप्ती। महानदी के बारे में हमने देख लिया था और नर्मदा के बारे में हमने देख लिया था। अब थोड़ा सा दामोदर और ताप्ती के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, दामोदर रिवर, जो दामोदर रिवर है ये कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। और छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है? ये झारखंड में। और अगर हम और स्पेसिफिक करके देखें तो जो झारखंड में एक चंदवा गांव है, चंदवा गांव जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से दामोदर रिवर निकलती है और दामोदर रिवर ईस्ट की ओर बहती है, यानी पूर्व की ओर बहती है और झारखंड को पार करके ये वेस्ट बंगाल में पहुंचती है। और वेस्ट बंगाल में ये गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, जो कि कोलकाता में बहती है, ये हुगली में जाकर मिल जाती है। तो दामोदर रिवर हुगली में जाकर गंगा से मिल जाती है। तो ये तो बात होगी दामोदर रिवर की। एक और रिवर बची जिसका नाम है ताप्ती रिवर। जो ताप्ती रिवर है वो नर्मदा के जस्ट नीचे है। मैंने आपको बोला ना कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है। तो नर्मदा के बारे में हमने ऊपर देखा था ताप्ती रिवर। ये जो ताप्ती रिवर है ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और स्पेसिफिक करके देखें कि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। ठीक है, ताप्ती रिवर के तट में एक इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम सूरत है। सूरत गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, तो वहाँ सूरत एक बंदरगाह भी है। तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नकदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती, यानी साइमल्टेनियस कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश एंड फूड क्रॉप्स। सेकंड ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक फसलों का एक ही खेत में उगाना, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। सी ऑप्शन है पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, साइमल्टेनियस एनिमल हस्बेंड्री एंड क्रॉप प्रोडक्शन। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका मिक्स फार्मिंग का? देखिए, मिश्रित खेती का मतलब होता है कि पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों को साथ साथ करना, यानी साइमल्टेनियस एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर बी ऑप्शन को देखोगे तो इसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना। जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाया जाता है तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। लेकिन पशुपालन और फसल उत्पादन को साथ साथ करने को बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो मिक्स फार्मिंग का मतलब है पशुपालन और कृषि उत्पादन दोनों का साथ साथ करना। ठीक है, मिक्स फार्मिंग एक ही खेत पर पशुपालन और फसलों की खेती करना। आधुनिक मशीनरी का उपयोग किया जाता है। पशुपालन स्थापन आय यानी कि सब्स्टिट्यूट इनकम का सोर्स बनता है, यानी कि जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर से तो कमाते ही हैं और साथ में वो एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू भी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते हैं, तो उनको एक सब्स्टिट्यूट इनकम भी प्राप्त होती है। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग जो कि मैंने आपको बताया ही था कि मिक्स क्रॉपिंग यानी एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने को मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द संकोच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन विच स्टेट। संकोच नदी किन राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? ऑप्शन है बिहार पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है असम अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है असम पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है बिहार झारखंड। ठीक है, जब तक आपको संकोच नदी के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता होगा तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो थोड़ा सा संकोच रिवर के बारे में देखते हैं। देखिए, जो संकोच रिवर है ये रिवर भूटान से निकलती है और भूटान के भी नॉर्दर्न भूटान से संकोच रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर ये आसाम से एंटर करने के बाद आसाम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बनाती है। आसाम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बनाती है और फिर जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि आसाम से आगे बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो आसाम और बांग्लादेश के बॉर्डर में जो संकोच रिवर है वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो संकोच रिवर निकलती कहाँ से है? ये भूटान से निकलती है। ठीक है, साउथ यानी नीचे की ओर आती है और आसाम से ये इंडिया में प्रवेश करती है। फिर ये इंडिया में आसाम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बनाती है और लास्ट में आसाम और बांग्लादेश के बॉर्डर में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, यानी कि संकोच रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है कि संकोच नदी किन राज्यों के बीच में सीमा बनाती है?
तो संकोच रिवर असम और पश्चिम बंगाल, बिटवीन आसाम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में सीमा बनाती है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज यूजुअली, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ए संसद के सदस्य, बी लोकसभा के सदस्य, सी राज्यसभा के सदस्य, डी दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, अगर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आमतौर पर यानी जनरली, यूजुअली जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ से होना चाहिए, तो इसका आंसर है लोकसभा से होना चाहिए। यानी कि लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा जनता की सभा है, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को कहा जाता है ना। तो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में सदस्य बनते हैं, और ज्यादा लोकतांत्रिक यही होगा कि लोकसभा से ही हमारा प्रधानमंत्री हो। यानी कि लोकसभा में जो मेजोरिटी दल का लीडर है, यानी कि जो सबसे बड़ा दल है, यानी जिस जिस दल ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, उस दल का जो नेता होता है वो जनरली प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो आमतौर पर जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का सदस्य ही होता है, लेकिन ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए वो लोकसभा का ही मेंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर राज्यसभा का मेंबर है तो भी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी सबसे पहली दफे इलेक्शन लड़ी थी, तो वो लोकसभा से नहीं बल्कि राज्यसभा की सांसद थी, और राज्यसभा की सांसद रहते हुए वह भारत की प्रधानमंत्री बनी। और दूसरा एग्जाम्पल है मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, वो भी लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो असम से राज्यसभा सीट से संसद के सदस्य थे, और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जनरली आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के सदस्य होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी होगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिस्ट दे रखी है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत में प्रधानमंत्रियों की क्या लिस्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको इसका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो जरूर आप इसको याद करिए। ठीक है, भारत के पहले जो प्रधानमंत्री हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर इनकी डेथ हो पड़ी थी, आकस्मिक मृत्यु थी, तो उस टाइम पे दूसरे प्रधानमंत्री हमारे कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, जिनका नाम है गुलजारी लाल नंदा, जो 27 मई से जून 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इनका कार्यकाल भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, जून 9 1964 को ये प्रधानमंत्री बने, और जनवरी 11 1966 तक ये प्रधानमंत्री रहे। फिर इनकी डेथ हो गई थी ताशकंद में। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। ठीक है, ये भी कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ दिनों के लिए बने हैं, जनवरी 11 से लेकर जनवरी 24 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, 1966 में ये लाल बहादुर शास्त्री की जगह पर कोई भारत की प्रधानमंत्री बनी। फिर 1967 का इलेक्शन में ये भारत की प्रधानमंत्री बनी। फिर 1971 में जब इलेक्शन होता है तो दोबारा ये भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। फिर जाके 1977 में ये इलेक्शन हारती हैं, तब जाके मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई के बाद अगले जो प्रधानमंत्री हैं वो चरण सिंह हैं, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। फिर 1984 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर इनके बाद इनके बेटे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका टर्म 1984 से लेकर 1989 तक रहता है। फिर राजीव गांधी की हत्या होती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनते हैं वो विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री है वो चंद्रशेखर हैं। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी हैं। फिर एच.डी. देवेगौड़ा हैं। फिर इंद्र कुमार गुजराल हैं। फिर दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और लगातार 2 टर्म्स के लिए भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, पहला टर्म इनका मई 26 2014 से शुरू होता है। फिर 2019 के इलेक्शन में पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हमने अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की लिस्ट देखी। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, बी एल बी शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, सी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, डी राजीव गांधी कर्मभूमि। देखिए इसमें भारत के प्रधानमंत्रियों की एक लिस्ट दे रखी है, और उनके आगे उनके समाधि स्थल के नाम दिए हैं। जब तक आपको समाधि स्थल कौन किसका है नहीं पता होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, यानी आपके दिमाग में ये याद होना चाहिए कि कौन सा समाधि स्थल किसका है।
ठीक है, इसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है, ये एकदम करेक्ट है। एलबी शास्त्री का विजय घाट भी करेक्ट है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल समाधि स्थल ये भी करेक्ट है। लेकिन राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। ठीक है, तो राजीव गांधी का जो ये डी ऑप्शन है ये गलत है, तो आंसर इसका डी होगा। ठीक है, तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि है, ना कि कर्म भूमि। कर्म भूमि जो समाधि स्थल है वो पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का है। ठीक है, तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है, एक लिस्ट है जिसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं भारत के, जो फेमस पीपल हैं और उनके जो समाधि स्थल हैं वो कहाँ पर है उसकी लिस्ट लिखी हुई है। तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप इस लिस्ट को जरूर नोट डाउन करिएगा और इसको याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें है महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी है उनका जो समाधि स्थल है वो राजघाट में है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। चौधरी चरण सिंह, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनका जो समाधि स्थल है वो किसान घाट दिल्ली में है। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि है, ये भी दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो शांति वन है, वो भी दिल्ली में है। इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल शक्ति स्थल है ये भी दिल्ली में है। संजय गांधी के जो समाधि स्थल है वो शांति वन में है, दिल्ली में। मोरारजी देसाई का जो शांति स्थल है वो अभय घाट, वो अहमदाबाद में है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनकी जो समाधि स्थल है वो कर्म भूमि है, ये भी दिल्ली में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है ये महाप्रयाण घाट पटना में है। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, इनका जो समाधि स्थल है वो नारायण घाट अहमदाबाद में है। के आर नारायणन, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, इनका जो समाधि स्थल है उदय भूमि, ये भी दिल्ली में है। पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री, इनका समाधि स्थल पीवी घाट बुद्ध पूर्णिमा पार्क में है, ये भी न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, इनका जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि दादर मुंबई में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बी आर अम्बेडकर का जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि में है, जो कि दादर मुंबई में है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व राष्ट्रपति, इनका जो समाधि स्थल है वो एकता स्थल है, ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट थी, ये आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के वो धातु मेटल्स होते हैं, और इन ऑप्शन में जो मेटल है वो मरकरी है। ठीक है, मेटल यानी धातु। और देखिए मजे की बात यह है कि मरकरी यानी पारा एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है ना, और चूंकि ये मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। तो मरकरी के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती है, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। ठीक है, तो मरकरी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए कि जो ब्रोमीन एक नॉन मेटल होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, देखिए लेफ्ट वाली जो इमेज है वो मरकरी की है, ये एक तरीके से सिल्वर जैसा दिखाई देता है, और राइट वाली जो इमेज है ये ब्रोमीन की है। ठीक है, ये रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ब्रोमीन नॉन मेटल है और मरकरी मेटल है। ठीक है, दोनों ही लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिल्क रियरिंग। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं, तो इसकी भी एक आप लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, जहां भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसके ऊपर लिस्ट बनाते चलिए। ठीक है, इसका आंसर है सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, देखिए सफेद रंग का एक कीट होता है, एक कीड़ा है जिसका नाम सिल्क वॉर्म है, जिसको रेशम कीट बोलते हैं, सफेद कलर का होता है, और इसके पालन को, इससे सिल्क बनाया जाता है, उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, एपीकल्चर, एपीकल्चर शहद उत्पादन यानी मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग यानी मधुमक्खी से शहद जो बनाई जाती है वो एपीकल्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, देखिए जिसमें पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावर और फ्रूट बियरिंग प्लांट्स के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में जो सजावट के लिए काम आने वाले पुष्प हैं, यानी कि जो अधिकतर सजावट के लिए फूल काम आते हैं, वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिसिन डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना was used for the treatment of malaria. The artificial medicine which has replaced this natural product is
सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सिनकोना एक पौधा है, उसकी छाल से कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है। ठीक है, एक औषधि है जिसका नाम है कुनैन। ठीक है, इस औषधि का उपयोग मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो अधिकतर मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कुनैन का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल एक आर्टिफिशियल मेडिसिन बनाई जा रही है जो कि मलेरिया में दी जाती है और जिसका नाम है क्लोरोक्विन। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लोरोक्विन एक ऐसी मेडिसिन है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। ठीक है, तो सिनकोना बार्क यानी ये जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है, ये सिनकोना का पौधा है और इसकी छाल से मलेरिया का ट्रीटमेंट होता था। ठीक है, और इसके छाल से जो औषधि बनती है उसका नाम कुनैन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। ठीक है, और आज के टाइम पे जो एक मेडिसिन है क्लोरोक्विन, ठीक है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट है, ये मलेरिया के उपचार के लिए दी जाती है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, ए सब्सटेंस फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, बी है ए सब्सटेंस फाउंड इन बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ, सी है ए सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, डी है सीक्रेशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? अगर इसका आंसर होगा सी, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। ठीक है, अब देखिए हीमोग्लोबिन होता क्या है। देखिए, हीमोग्लोबिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, हीमो प्लस ग्लोबिन। ठीक है, अब इसमें जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन में हिम मिला रहता है। हिम लाल रंग का होता है और हिम में अगर हम देखें तो आयरन का कंटेंट होता है। इसके सेंट्रल पार्ट में हिम रिंग में आयरन का कंटेंट होता है, जिसके कारण हिम लाल रंग का होता है और हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो रुधिर का रंग जो लाल होता है वो हिम के कारण ही होता है। तो इमेज देखिए हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, ग्लोबिन जो कि प्रोटीन है और इसमें हीमोग्लोबिन में हिम है, हिम में आयरन एटम है। आयरन आयरन एटम के कारण इसका कलर लाल है। और हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है? हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारा जो रक्त है हमारे शरीर के सारे पार्ट्स में फ्लो करता रहता है, कि इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। यह शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन अगर 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, यानी कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है लीवर, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, स्टोमक, यकृत, अग्नाशय, आउटू ग्रंथि, अमाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, लीवर का काम क्या होता है? लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। लीवर का काम क्या होता है? पाचक ग्रंथि है। ठीक है, ये एक मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, ठीक है, बाइल को, इन सबको पचाती है। ठीक है, तो मेन काम इसका क्या है? पाचन का काम है लीवर का। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है? लीवर है। अगर हम कहें कि सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्लैंड कौन सी है, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी अंतरस्रावी जो ग्लैंड होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञ कम फ्रॉम? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहां से चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से? ठीक है, इसका आंसर है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें कहां से पता चलता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञ की करने की मेथड के बारे में बताया गया है। ठीक है, यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है, यानी कि जो केवल वर्स में, विच इज ओनली इन वर्स। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये दोनों में होता है, ये पद्य में भी है और गद्य में भी है। ठीक है, विच इज बोथ इन वर्स एंड प्रोज। जो पहले वाला शुक्ल यजुर्वेद है इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, हमने जनरली देखा कि यजुर्वेद के 2 पार्ट होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। इसका एक अंतिम भाग भी है जिसको बोलते हैं ईशोपनिषद। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद कहलाता है, जिसका संबंध यज्ञ से नहीं है बल्कि आध्यात्मिक चिंतन से है, स्पिरिचुअल थॉट से है।
अब एक नजर में चारों वेदों के बारे में अगर हम देखें तो जो ऋग्वेद है वो देवताओं की स्तुति से संबंधित है। ऋग्वेद इज रिलेटेड टू प्रेज टू द गॉड्स। और जो यजुर्वेद है वो हमने देखा कि यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ में कर्मकांड बलिदान विधि के बारे में भी बताया गया है। जो सामवेद है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो ये भी ध्यान रखिए जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। और जो अथर्ववेद है ये औषधियों से संबंधित है। ठीक है, मेडिसिन से कौन सा वेद संबंधित है? अथर्ववेद संबंधित है। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज त्रिपिटक? त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन है गांधी जी के 3 बंदर, बी है ब्रह्मा विष्णु महेश, सी ऑप्शन है महावीर के 3 नगीने, डी ऑप्शन है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, तो व्हाट इज त्रिपिटक? इसका आंसर क्या है? डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। देखिए त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों को बोला जाता है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को बुक्स के फॉर्म में संकलित किया गया और इसी को त्रिपिटक बोला गया। और इस तरीके की 3 बुक बनाई गई। ठीक है, 3 किताबें हैं, उन 3 किताबों को त्रिपिटक बोलते हैं। ठीक है, पहली किताब जिसका नाम है विनय पिटक, दूसरी किताब जिसका नाम है सुत्त पिटक, तीसरी किताब जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये 3 किताबें जो बुद्ध की मृत्यु के बाद लिखी गई थी। विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम या आचार की शिक्षाएं हैं। यूनियन रिलेटेड रूल्स एंड टीचिंग ऑफ कंडक्ट, यानी संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं विनय पिटक में दी गई हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत, रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत, फिलोसॉफिकल थ्योरी दी गई है। तो बौद्ध ग्रंथ की 3 त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन डाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई? ऑप्शन है राजगीर, बी ऑप्शन सांची, सी ऑप्शन पावापुरी, डी ऑप्शन समस्तीपुर। ठीक है, इसका आंसर है पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई है। ठीक है, तो महावीर जैन के बारे में कुछ फैक्ट्स। ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व को हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, हिज मदर वॉज त्रिशला, इनकी माता त्रिशला थी जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, हिज वाइफ्स नेम वॉज यशोदा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, और ये 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, जैन जो महावीर जैन है वो 24वें तीर्थंकर हैं। इससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। ठीक है, तो जिनमें से महावीर 24 नंबर के हैं और जैन में टोटल तीर्थंकर भी 24 ही हैं। ठीक है, महावीर स्वामी वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इनका जो वास्तविक नाम था, इनका जो रियल नेम था वो वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर लिया था, अपने घर को इन्होंने 30 वर्ष की आयु में छोड़ा था। फिर 12 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या करी थी और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को जुम्बी ग्राम, ये ऋजुपालिका नदी के तट पर एक जुम्बी ग्राम है, वहां पर को इन्हें साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, इनलाइटमेंट, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु है यानी कि इनका जो निर्वाण है, जो इनको समाधि 72 साल की उम्र में प्राप्त हुई। और ये कहाँ हुई? राजगृह, राजगीर में एक पावापुरी जगह है, वहां पर को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी के बारे में हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है। वो ये है, इफ इंडिया डिसाइड टू सीड टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड बाय द पार्लियामेंट? यदि भारत अपने किसी पड़ोसी को अपना क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 368। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं होगी तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 1 है, यानी कि पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4, भारत के संविधान का पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 बोलता है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब कि इंडिया में एक सेंटर है, सेंटर यानी कि न्यू दिल्ली, ये हमारी कैपिटल भी है। ठीक है, और न्यू दिल्ली कैपिटल है और सेंटर पॉइंट है इंडिया का। और इस सेंटर से सारे के सारे स्टेट यानी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज कनेक्टेड हैं।
ठीक है, तो जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 बोलता है कि जो हमारे देश में कोई बड़ा राज्य है, ठीक है, उस बड़े राज्य को तोड़कर दो छोटे राज्य बना देना, ठीक है, किसी राज्य की सीमा का परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये सारी जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 3 बोलता है कि जो आर्टिकल 2 में बोला गया है कि नए राज्यों का गठन किया जा सकता है, बड़े राज्यों से छोटे राज्यों को तोड़ा जा सकता है, नए राज्यों का नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा पार्लियामेंट कर सकती है, और ऐसा पार्लियामेंट साधारण बहुमत से कर पाएगी, ठीक है, बाय सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, ऐसा आर्टिकल 3 में लिखा गया है, ठीक है, तो साधारण बहुमत से ऐसा हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो कुछ भी बोला गया है, यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो मैंने अभी आपको बताया, जो कुछ भी बोला गया है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन को बताता है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है, ठीक है। संविधान संशोधन क्या है कि अगर हमें संविधान में कुछ भी नया चीज करना है, या संविधान में कुछ नई चीज ऐड करनी है, या संविधान की कुछ चीज हटानी है, तो उसमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। संविधान में कुछ भी चीज करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है, और संविधान में जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। यानी कि इसमें आर्टिकल 4 में ये बोला गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो कुछ भी किया जाएगा, यानी नए राज्य को बनाने के लिए कुछ भी काम किया जाएगा, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि भारत अपने किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे देता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा, या फिर आर्टिकल 368 के अंतर्गत आएगा? देखिए, अब ध्यान से समझिएगा कि अभी हमने आर्टिकल 2 और 3 पढ़ा। आर्टिकल 2 में बोला था कि अगर हमें किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, या नए राज्य का गठन करना है, तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 3 में क्या बोलता है कि नए राज्य का गठन करना है, या फिर उसमें सीमा परिवर्तन करना है, या राज्य का नाम परिवर्तित करना है, तो ऐसा संसद सिंपल मेजोरिटी से करेगा, और वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया कि भारत अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंप रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर भारत अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपता है, तो उसके लिए अमेंडमेंट करना जरूरी होगा, ठीक है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अगर हमें अपना क्षेत्र का अगर छोटा सा भाग भी किसी दूसरे देश को अगर देना है, तो उसके लिए वो बिना संविधान संशोधन के नहीं हो सकता। और संविधान संशोधन में जो प्रस्ताव है वो दोनों सदनों में अलग अलग से पास होना होगा, यानी दोनों सदन में, तो लोकसभा में भी पास होना होगा और राज्यसभा में भी पास होना होगा, और दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। और संविधान संशोधन में क्या होता है कि अगर जब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ऐसे प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे ही देंगे। राष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव पर सिग्नेचर करने होते हैं। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को अपने सिग्नेचर रोकने की शक्ति नहीं होती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, 3 ओनली। इसका मतलब ये कि अगर भारत को अपने किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर तक है। आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।